हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय मयंक। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो अभी वीडियो का जो सीरीज चल रहा है वो सीटेट जुलाई 2023 के लिए चल रहा है, जिसमें मैथ से आए हुए जो भी 15 क्वेश्चन है उसको हम फुल डिस्कशन करा रहे हैं। ठीक, और ये जो क्वेश्चन है वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। जो जो स्टूडेंट पेपर 1 फॉर्म फिल किए हैं उनके लिए भी, और पेपर 2 और जो दोनों फिल किए हैं उनके लिए भी है, तो बोथ के लिए भी है। ठीक, और इससे पहले हम मेरा 4 क्लास हो चुका है, ये 5वां क्लास है, मतलब हम इसके पहले 60 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और आज का प्लस 15 क्वेश्चन आज का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 75 क्वेश्चन हो जाएंगे। और ये जो सेशन चल रहा है जब जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक चलेगा, आप इस पे बने रहें। ठीक है, ये सेशन आप देख लें, जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन आ रहे हैं सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक, और आप जाएंगे जब एग्जाम में बैठेंगे तो 15 में 15 क्वेश्चन आप करके आएंगे, उसमें एक भी गलत नहीं होगा। ठीक है, ये मेरा गारंटी है। अब जो है ये सेशन हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीटेट में अभी तक आए हुए उन वही क्वेश्चन उसी बेस पे ये सब क्वेश्चन है, या फिर हम ये कहें कि वही सब क्वेश्चन है तो ये ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो ये वही सब क्वेश्चन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेशन को और लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, और सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। ठीक, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो परिमेय संख्या दिया है, इनके बीच में एक परिमेय संख्या, इनमें से चुनना है कि इनके बीच वाला एक परिमेय संख्या कौन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि -5/6 और यहाँ पे 7/9, इनके बीच में कौन सी ऐसी संख्या आएगी जो इनके बीच में होगी। ठीक, तो जब हम क्या करेंगे, पहले इसमें हम डिवाइड कर देंगे। पहले हम क्या करेंगे, 5 में 6 से डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे यहाँ पे डेसिमल बैठा के 0, और हम जब इसको ले जाएंगे कितना, 6 कितना से जाएगा, 8 से हम ले जाएंगे 48, और जाएगा 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक डेसिमल बैठाएंगे और यहाँ पे 3 से ले जाएंगे तो 18, फिर यहाँ पे 2 आएगा, फिर 3 से ले जाएंगे, यहाँ पे 0 बैठा के फिर 18, फिर 2। ठीक, फिर 0 बैठाएंगे फिर 3 से, तो यानी कितना आ जाएगा, -0.8333 ऐसे ही जाएगा, यही हो जाएगा हमारा। ठीक, तो हम इसको देखते हैं, इसका मान कितना आ गया, इसका मान इतना आ गया। इसको मिटाते हैं, और जब हम इसको डिवाइड करते हैं, ये कितना है, ये है 7। 7 में जब 9 से हम डिवाइड करते हैं, 7 में जब हम 9 से डिवाइड करते हैं तो हम यहाँ पे डेसिमल बैठा के यहाँ पे 0 बैठाते हैं, तो कितना बार में जाएगा हमारा, 9 बार में ले जाएंगे 63, फिर 7 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 बैठाएंगे, फिर 9 बार में 63, और फिर 7 आ जाएगा। ठीक, तो ये कितनी बार में, फिर यहाँ पे 9, फिर 9, ये क्या होगा, ये 999 जाएगा। तो ये कितने बार में जाएगा, ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.999 डैश डैश डैश, और ये भी हो जाएगा डैश डैश डैश। ठीक है, तो अब कह रहा है कि इन दोनों के बीच में हमें इसमें से कोई एक परिमेय संख्या चुनना है, तो वो परिमेय संख्या कौन होगी। तो जब हम इसमें डिवाइड करेंगे, इसमें जब हम 24 में 25 से डिवाइड करेंगे, तो हम कैसे डिवाइड करेंगे, हम यहाँ पे एक डेसिमल बैठाएंगे, यहाँ पे 0 जाएगा। ठीक, ये जाएगा 9 बार में, 9 बार में कितना हो जाएगा, 225। जब हम इसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 15। ठीक, ये हमारा कितना आ जाएगा, 15 आ गया। फिर हम यहाँ पे एक 0 बैठा देंगे, और इसको जब हम घटाएंगे तो कितनी बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। कितना हो गया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया -0.96। ये -0.96 इससे क्या है, बड़ा है, यानी कि ये लेफ्ट साइड जाएगा, हमको क्या चाहिए, राइट साइड। ठीक है, हमको इससे, ये इसमें होता है, ये इससे क्या चाहिए, बड़ा चाहिए, ये क्या है, इससे छोटा है, -0.833 से ये बड़ा हमको चाहिए, और ये क्या है, -0.96, ये छोटा है। देखिए माइनस में जो भी माइनस में अगर कोई संख्या बड़ी है, मतलब अगर -56 और -5, तो इसमें बड़ी संख्या कौन है, इसमें बड़ी 5 है। ठीक है, -5 है, और अगर हम माइनस को हटा दें तब बड़ी कौन है, तो 56 है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो डिजिट बड़ा होगा माइनस में होगा वो उतना ही छोटा है, और जो डिजिट अगर माइनस में और छोटा है तो वो बड़ा है। तो हमको
0.833 से हमको क्या चाहिए, बड़ा चाहिए, और ये क्या है, छोटा है। जब हम इसको भाग करेंगे 22 में, जब हम 25 से भाग करेंगे तो हम डेसिमल बैठाएंगे यहाँ पे 0, और ये जाएगा आपका 8 बार में, कितना हो जाएगा 200। यहाँ पे फिर 20 आ जाएगा, फिर यहाँ पे एक डेसिमल देंगे, और अब कितनी बार में जाएगा, 8 बार में। तो फिर ये क्या हो जाएगा 200, और डिवाइड कट जाएगा पूरा। तो इसका मान कितना है, इसका मान आ गया -0.8 और 8। तो ये भी क्या है, -8 माइनस ये 0.33 है, 33 सेकंड नंबर देखे 3 है, यहाँ पे क्या दे दिया 8 है। तो ये जितना बड़ा होगा उतना ही क्या होगा, छोटा होगा। तो ये भी इससे क्या है, छोटा है, हमको क्या चाहिए, बड़ा। जब हम 3/4 देखेंगे तो हम क्या करेंगे, 4 से 3 में डिवाइड करेंगे, तो ये डेसिमल, यहाँ पे 0, और हम 7 से ले जाएंगे 28, ठीक है, 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 0 और 5 से 20 हम काट देंगे, कितना आ जाएगा 0.75। ये इससे बड़ा है, हाँ इससे बड़ा है। और कितने से छोटा है, ये इससे छोटा है। 0.99 से ये क्या है, छोटा है। 0.99 से ये क्या है, छोटा है। तो ये कहाँ एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे 0.75, ठीक है। इसको भी हम देख लेते हैं, इसका मान कितना हो गया 0.75, ठीक। इसको हम देख लेते हैं, इसको जब हम इसको हम क्या करेंगे, इसको मिटाते हैं, ठीक, इसको हम मिटाते हैं, और जब हम 5 से 4 में डिवाइड करेंगे, 5 से 4 में डिवाइड करेंगे तो पॉइंट देंगे 0, और 8 बार में हमारा चला जाएगा। जब 8 बार में ये जाएगा तो 8 बार में जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, 80। तो ये इससे क्या है, ये भी इससे छोटा ही बड़ा ही है। ये 80 बोला, ये 0.33 है। तो ये क्या है, ये इससे बोले ना, जो जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, बड़ा चाहिए, ये क्या है, ये छोटा है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर 3/4 होगा। हमारा आंसर क्या होगा, 3/4 होगा। और यही क्वेश्चन पूछा था कि इसका आंसर क्या होगा, तो 3/4 इसका आंसर हम टिक करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं, 2 नंबर हम क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमको क्या चूज करना है, सही है। कह रहा है कि पहला ऑप्शन, यदि a² अंक 9 पर समाप्त होता है तो a³ 7 पे समाप्त होता होगा। तो कह रहा है कि अगर हम देखें 3 का स्क्वायर हम करें तो 9 पे समाप्त होता है, ठीक। अगर हम 3 का क्यूब कर दें तो ये 27 पे समाप्त होता है, ये तो सही है। बट अगर हम 7 का भी स्क्वायर जब हम करेंगे तो 49 पे इसका खत्म होता है, समाप्त होता है। लेकिन जब हम 7 का क्यूब करेंगे तो ये 3 पे खत्म होगा, देखिए। फिर इसमें क्या करेंगे, एक 7 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, यानी कि 3 पे खत्म होगा। तो ये तो हमारा गलत हो गया ऑप्शन। हमको क्या चाहिए, हमको सही ऑप्शन चूज करना है। इसको हम देखते हैं, बी नंबर कह रहा है कि √0.9 = 0.3। जब हम इधर से रूट हटाएंगे तो इधर आके क्या होगा, 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 0.9, जब 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो हम क्या करेंगे, 0.09, यही हमारा आ जाएगा। जो इसके बराबर है, नहीं है, इसके बराबर नहीं है, इसके बराबर क्या नहीं है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। सी नंबर देखते हैं, सी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। सी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या का वर्ग, कोई अभाज्य संख्या है, अगर उसका वर्ग एक सम संख्या हो सकता है। 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 का वर्ग एक सम संख्या हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। लेकिन और कोई अभाज्य संख्या, उसका वर्ग सम संख्या हो सकता है, 3 का स्क्वायर 9, नहीं है, सम संख्या नहीं है। सम संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वो होती है जिसके 2 गुणनखंड हो। पिछले वीडियो में अभाज्य संख्या पे डिस्कशन हुआ था, अगर कोई नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। यहाँ पे बोला है सम संख्या, सम संख्या क्या है, जो 2 से डिवाइड हो जाए पूर्णतः, पूरी, वहाँ पे शेषफल 0 है, ठीक। तो ये भी इसका तो गलत हो गया। थर्ड नंबर हमारा क्या कह रहा है, ये जो है वो कह रहा है कि क्या एक अभाज्य संख्या का एक वर्ग एक सम संख्या हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है, ये नहीं बोला है कि होता ही है, यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। ये पूछ रहा है हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, ये हो सकता है। 2 एक अभाज्य संख्या, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो 4 एक सम संख्या, ये हो सकता है, ये मे भी आंसर हो सकता है। लेकिन एक और ऑप्शन हमारे पास बचा है 4 नंबर, इसको देखना है। ये भी कह रहा है कि जब a²
5 पर समाप्त होता है तो क्या ए क्यूब 25 पे समाप्त होगा? अगर हम देखें 5 का स्क्वायर तो ये 25 है, ये 5 पे समाप्त हुआ। अगर हम 5 का क्यूब देखें तो ये 125, 25 पे समाप्त हुआ। लेकिन अगर हम 15 का स्क्वायर देखें तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। ये तो ठीक है, 5 पे समाप्त होता है। और अगर 15 का क्यूब देखें तो हम फिर 15 में डिवाइड करेंगे तो 7 हो जाए 75 आता है। इसमें जब हम फिर 15 से डिवाइड करेंगे तो ये 75 आ गया 5, और जब इसमें करेंगे तो 7। ये किस पे इंड हो रहा है? 75 पे इंड हो रहा है। तो ये कह रहा है ये क्या होता है? ये तो होता नहीं है, हो सकता था लेकिन ये होता नहीं है। तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। हमारा आंसर क्या है? केवल एक सेटिस्फाई कर रहा है, सी नंबर, वही हमारा आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यहाँ पे टिक कर लें, सी। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इतना a का पावर 4 b इंटू 3 का पावर क्यूब है, जहाँ a b c अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। तो इतना का मान 3a प्लस 2b माइनस c का मान क्या होगा? अच्छा, जब ये अभाज्य संख्या है तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। जब इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलता है? देखिए 1.106480। अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं? ऐसे, और इसको यहाँ से ऐसे कर देंगे ऐड। सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन होता है? 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, ऐसे ही जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, 13, 17। ठीक, ये सबसे छोटा अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या यहाँ पे इसको रख के काटेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 5 से, ये जाएगा 3 से, ये जाएगा 2 2 जा 4, ये जाएगा 2 4 जा 8, और 0 का 0 हम ऐसे ही लिख देंगे। फिर ये किससे जा रहा है? तो फिर ये 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 1, 2 6 जा 12, 1, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 0। ठीक, फिर ये 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 0 का 0। फिर ये 2 से हम इसको काट देंगे 6। ठीक, 6, 5 और 5। अब तो ये 2 से नहीं जाएगा। अब सब उसके बाद क्या है? 3 है। क्या ये 3 से जाएगा? तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सबके अंकों का योग 3 से अगर डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या 3 से डिवाइड होगी। 6 6 12, 12 5 17, 17 5 22। ये तो 3 से नहीं जाएगा, तो 5 से ये अब जाएगा। ठीक है, 5 से हम काट देंगे, एक बार में ये गया 3, उसके बाद फिर 3 और 1। ठीक, अब ये देखिए, अगर इसको हम देखें तो ये 3 3 6 और 6 2 8, ये 3 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा। ये 11 का क्यूब है। ठीक, 13 से 31 11 का क्यूब होता है। तो ये किससे जाएगा? 121 से। और फिर 11 से हम काटेंगे 11, और फिर 11 से हम काटेंगे 1। जब 1 आ गया तो हम छोड़ देंगे। तो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आ क्या गया? हमारे पास अभाज्य गुणनखंड अगर हम देखें तो इसमें कितनी अभाज्य संख्या है? पहले इसको देखिए, अभाज्य गुणनखंड देखने से पहले हम देखते हैं कि कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं कितनी है? 2 अभाज्य संख्या है। ठीक, 5 अभाज्य संख्या, 11 अभाज्य संख्या। तो हम क्या लिखेंगे? पहले 2 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, और फिर 11 लिखेंगे, इंटू और इंटू। अब देखेंगे 2 कितनी बार है? 1 2 3 4। तो हम क्या लिखेंगे? a का पावर 4। ठीक, 5 कितनी बार है? 5 एक बार है, तो 5 को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और 11 कितनी बार है? 1 2 और 3। तो 11 को हम क्या लिख देंगे? 3। और देखिए ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, a का पावर 4 तो 2 का पावर 4, यानी कि a इज इक्वल टू 2। यहाँ पे b का पावर 1 है, तो यहाँ पे b का पावर 1 है, तो यहाँ पे भी b का पावर 1 है, और b इज इक्वल टू 5। यहाँ c का पावर क्यूब है, तो यहाँ पे भी c का पावर क्यूब है, और c इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे? 11। ठीक है, तो ये तीनों को ए बी सी का माना गया। इस तीनों को उठा के हम क्या करना है? हमको इसमें इस वाले मान में रख देना है। इसका ये क्या बोला है? 3a प्लस 2b माइनस सी। ठीक, a की जगह पे आप 2 रखें तो हो जाएगा 3 दूना 6, प्लस 2 की जगह पे आप 5 रखें, 5 दूना 10, सी की जगह पे आप कुछ ना 11 रख दें। ठीक, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16। इसमें कुछ गड़बड़ हुआ क्या? ये 3a प्लस 2b, 3a प्लस 2b प्लस माइनस सी। हाँ, तो ये तो ठीक है, इसमें गड़बड़ क्या हो रहा है? ये यहाँ पे ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 3 2 जा 6, और ये हमारा हो जाएगा 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, और ये इतना, ये हो जाएगा 16। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 16 माइनस 11 कितना आ जाएगा हमारा? 5। ठीक, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, इन दोनों जोड़ देंगे 16, 16 में से 11 गया, कितना हो गया? 5।
हमारा आंसर क्या हो रहा है 5, आंसर यही आंसर सही है। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं और देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 9x² प्लस 16y² इज इक्वल टू 73/4 और यहाँ पे x इंटू वाई -1/2 दिया है। तो 3x प्लस 4y के मानों में से एक मान है, इसमें से कौन सा एक मान होगा, ये ऑप्शन हमारे पास दे दिया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये जो 9x² है ना, ये 3x का स्क्वायर है, और ये जो 16x² है ये 4y का 16y² है, ये 4y का स्क्वायर है, और जो xy है ये यही दोनों xy है। ठीक है, अगर हम 3x प्लस 4y का हम अगर होल स्क्वायर अगर हम निकालें तो ये क्या होता है, ये a हो गया, ये b हो गया, यही ना होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बैठा दें तो a² अगर हम करें तो 9x², b² करें तो 16y² प्लस 2ab क्या होता है 2a क्या हो जाएगा 3x, b क्या हो जाएगा 4y। ठीक है, इस पे हम बैठा देंगे 9x² को 9x² लिख देते हैं प्लस 16y² लिख देते हैं, प्लस यहाँ पे जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 और 6 से 4 जा 12 24। ठीक है, 2 3 जा 6 6 से 4 जा 24 xy। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन सब का मान जैसे है वैसे लिख देते हैं। ये इनका मान कितना दिया है, तो इनका मान दिया है 9x² प्लस 16y 73/4 प्लस 24 को 24 रखेंगे, x और y का मान कितना दिया है -1/2, तो इसको हम क्या लिख देंगे -1/2। 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 12 बार में, तो हमारे पास क्या बचा 73/4 और यहाँ पे -12। जब हम इसको जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे 4। ठीक, ये हो जाएगा 73 और इसमें जब हम करेंगे तो ये 48। जब हम इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, कितना आ गया 5 बाई, जब हम इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 और यहाँ पे जस्ट 2 25/4। ठीक, और ये 25/4 कितने का मान है, ये 3x प्लस 4y² का मान है। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है 3x प्लस 4y, न कि स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर हटा देंगे 3x प्लस 4y। ठीक, 3x प्लस 4y हम कर देंगे, तो जो ये स्क्वायर है इधर जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 25/4। 25 का स्क्वायर रूट हटेगा तो 5 और 4 का हटेगा तो 2, तो यानी कि इसका मान हमारे पास कितना आ जाएगा 5/2, जो कि ऑप्शन में यहाँ पे एक नंबर दिया है 5/2। ठीक, तो इसका मान क्या हो जाएगा 5/2। आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5x² माइनस 3x माइनस 40 और x² प्लस 13x प्लस 40 तथा x² प्लस x माइनस 20 में एक सार्वगुणनखंड है। अरे सार्वगुणनखंड है मतलब तीनों में कौन सा चीज कॉमन है, सार्वगुणनखंड का मतलब अगर हम देखें, एक मिनट ये हट गया। ठीक, अब सही है। अगर हम देखें कि इसका हम गुणनखंड निकालें, अगर 5x² माइनस 3x माइनस 40, इसका जब हम गुणनखंड निकालेंगे द्विघात समीकरण से, तो ये हम कैसे निकालते हैं, इसको इसमें गुणा करते हैं जितना आता है। ठीक, ये 5, अच्छा ये 5 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ये 5 नहीं है, ठीक, सिर्फ x² 5 है, वहाँ से गलती से लिखा गया। ठीक, जब हम इसमें गुणा करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 40। हम इसको तोड़ेंगे x², जब इसको तोड़ेंगे तो -8x और -5x माइनस 40। देखें दोनों जब हम गुना करेंगे तो 5 और 8 40x², और 5 में से 8 में से 5 हम जब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे पास प्लस हो जाएगा। जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा -3x। ठीक, यहाँ से x जब कॉमन ले लेंगे हो जाएगा x माइनस 8। यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से हम 5 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे भी x माइनस 8 हो जाएगा। इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा x प्लस 5, और यहाँ पे क्या गुणनखंड हो जाएगा x माइनस 8। ठीक है, देखें अगर कौन इसमें है x माइनस 8 तो है नहीं, x प्लस 5 है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा।
अगर x -8 रहता तो हम आगे भी चेक करते हैं, लेकिन कोई तो एक ही ना होगा, तो x+5 इसका आंसर होगा। आगे हमको इन सब का गुणनखंड निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डाउट है तो एक बार और इसका ऐसे ही इसी विधि द्विघात समीकरण से आप इसका गुणनखंड निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम इसका भी देखें तो इसका भी 5+4 ही होगा, 5x+5 ही होगा। जैसे इसका हम निकालें तो ये हो जाएगा 13x+40। ठीक, सेम क्वेश्चन है x², बस यहाँ पे माइनस और प्लस चेंज कर दिया है। यहाँ पे जब हम करेंगे तो 8x हो जाएगा, और यहाँ पे जब हम करेंगे तो 5x हो जाएगा +40। यहाँ से x कॉमन ले ले, x+8, यहाँ से 5 कॉमन ले ले तो x+8। ठीक, देखें x+8, और यहाँ पे भी देखें आ गया x+5। तो ये दोनों में x+5 और x+5 यहाँ दोनों में कॉमन होगा, तो इसमें भी x+5 आएगा ही आएगा, क्योंकि एक ही गुणनखंड पूछा है, तो x+5 इसका क्या होगा, आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं और 6 नंबर हम क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये सिर्फ इतना ही हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, आगे हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, 6 नंबर ये प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 625 रुपये है। एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देकर बेचता है। यदि उसको 25% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अच्छा, अगर कोई बोले कि हमारे पास 100% क्रय मूल्य है, सीपी क्या है 100%, और 25% का लाभ हो रहा है, यानी कि सीपी हो कितना जा रहा है, एसपी कितना हो जा रहा है 125%। 25% का लाभ इसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 125%। लाभ कब होता है, जब हम उसे बेचते हैं। ठीक, और लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। ठीक, तो वो 125% हो जाए, तो यही 125% दिया हुआ है। कब, जब 625 की वस्तु, ये एमआरपी है याद रखिएगा, जब 625 की वस्तु पर 10% का बट्टा दे देते हैं। 10% का बट्टा का मतलब 10/100, एक जीरो से एक कैंसिल। ये 625 का 10% क्या हो जाएगा, ये दशमलव ऊपर चला जाएगा, 62 रुपये। तो जब ये 62 रुपये हम 625 में से घटा देंगे तो हम, यानी कि ये 10% का हम बट्टा दे दिया, 10% का छूट दे दिया। जब हम ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे बचेगा 12, 12 में से 6 गया 6, यहाँ पे बचेगा 5। इतना रुपये हमारे पास, इतना रुपये में हम ये इसको क्या करेंगे, सेल कर देंगे, सेलिंग प्राइस। क्योंकि एमआरपी पर जब छूट देते हैं तो हम क्या करते हैं, सेल करते हैं, तो सेल हम कर देंगे। जब आप जाइएगा किसी मॉल में तो आप वहाँ पे देखिएगा कि इतना % का छूट लगा हुआ है, तो आप उसका एमआरपी पर उतना % आपको जब छूट दे देगा तो आपको क्या कर देगा, आपको आप सेल कर देगा। तो वो अब जब जिस दाम पे जितना छूट देगा, वो जिस दाम पे सेल किया, तो वो क्या हो गया, आपका सेलिंग प्राइस हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, सेलिंग प्राइस 125% है, यानी कि जो ये है ना वो 125% है। ठीक, हमको ज्ञात क्या करना है, बोला है कि वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि सीपी निकालना है 100%। ठीक, ये हम हमारे पास कितना आ गया 125%। तो जब हम 125% जब हम देखें तो ये 562.5 रुपये है। जब हम यहाँ से 100% निकालेंगे तो ये 562.5 ये कहाँ चला जाएगा, ये आ जाता है आपको 125 नीचे, और इंटू में 100। यहाँ से जब डेसिमल हम हटाएंगे, इसे डेसिमल को जब हम हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बैठ जाएगा, और ये एक जीरो से एक जीरो हम कैंसिल कर देंगे। जब इसको हम काटेंगे तो 5 से हम 2 बार इसको काट देंगे, और जब हम इसको काटेंगे तो 25 से ये कट जाएगा, और 25 से जब हम इसको हम डिवाइड करेंगे तो 25 दूना 50 आ गया 6, 25 दूना 50 12। ठीक, 1 2 5, यानी कि 1 2 5 में जब हम 25 से भाग देंगे तो हमारे कितना बार में, 5 बार में। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास सीपी आया कितना, सीपी आया 225 इंटू में 2। जब इसको भाग गुना करेंगे तो 5 2 जा 10, 1 2 2 जा 4 1 5, और 2 2 जा 4 4 का 4, इतना रुपये, यानी कि 450 रुपये। ये क्या है, ये सीपी है, और यही हमसे पूछा था कि वस्तु का सीपी क्रय मूल्य कितना होगा, तो 450 रुपये। इसका आंसर क्या होगा, 450 रुपये, ऑप्शन नंबर डी 4। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि y का वह मान जो समीकरण, y का वह मान जो समीकरण 3 - 5y डिवाइड बाई 23 इज इक्वल टू y+1 इंटू -y 2y+4 को संतुष्ट करता है, निम्न में से किस समीकरण को संतुष्ट करेगा। पहले यहाँ पे y का मान निकाले, उसके बाद यहाँ इसमें y का मान रख ले,
और जो इज इक्वल टू आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस कर देगा तो वही इसका मान सही होगा, वही ऑप्शन सही होगा इसमें रखने पर। ठीक है, इसमें चारों ऑप्शन में रख कर चेक करें। तो सबसे पहले हम इसको पहले सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम y का मान निकाल लेंगे। ठीक, ये हो गया 23। जब हम y प्लस 1 और इंटू माइनस में 2y प्लस 4, ठीक, जब हम 3 माइनस 5y डिवाइड बाई 23 इज इक्वल टू y प्लस 1 माइनस 2y। ठीक, जब ये माइनस ब्रैकेट हटेगा तो माइनस इधर जाके क्या बना देगा, इसको भी माइनस और 4। ठीक, अब हम 23 को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इंटू में हो जाएगा 3 माइनस 5y इज इक्वल टू, जब इधर लाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक y यहाँ पे और 2y यहाँ पे, माइनस में आया तो माइनस 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 हो जाएगा माइनस y, और जब 23 इधर आएगा तो माइनस 23y, इधर डिवाइड में इधर आएगा तो गुना में। अब यहाँ पे देखें +1 यहाँ पे -1, तो कितना आ जाएगा -3 और -3 में जब 23 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 69, हमारे पास क्या हो जाएगा 69। ठीक, अब हम करते क्या है, जहाँ से हम 3 यहीं पे रहने देते हैं, इस 69 को बोलते हैं तुम इधर आ जाओ। ठीक, इधर आएगा तो ये माइनस में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक, ये प्लस में हो जाएगा इज इक्वल टू -23 को इधर ही रहने देते हैं -23y, इस 5y को इधर भेजते हैं तो ये आएगा तो इधर प्लस में हो जाएगा प्लस 5y। ठीक, जब इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 72, और जब इसमें हम इसको घटाते हैं तो ये कितने बार में जाएगा, 18 बार में चला गया 18y माइनस में। जब हम y का मान यहाँ से निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 72 माइनस बाई 18 से हम काट देंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, तो यानी कि y का मान कितना आ जाएगा -4। ठीक, अब इस y का मान -4 में यहाँ पे हम रख के देखेंगे किसमें, इस ऑप्शन को संतुष्ट करता है। ठीक, जब हम इसमें -4 रखेंगे तो ये हो जाएगा -8 प्लस 3 और ये हो जाएगा 1 -4 यानी कि +4, तो ये हो जाएगा 5 और इसमें से जब वो बिठाएंगे तो ये हो जाएगा -5। ये तो आपको इज इक्वल टू नहीं है तो ये संतुष्ट नहीं कर रहा है, ये आपको काट देंगे। जब यहाँ पे हम -4 रखेंगे तो ये हो जाएगा -8 फिर -3 इज इक्वल टू -4 -1, इसमें से इसको घटाएंगे -8 -3 -11 हो जाएगा, इसमें से ये करेंगे तो -5 आ जाएगा, ये भी इक्वल टू नहीं है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे -4 रखें तो -12 प्लस 4 इज इक्वल टू -4 -4, इसको घटाएंगे तो -8 इज इक्वल टू, इसको हम जब जोड़ देंगे तो -8, ये इक्वल टू है, तो ये यानी कि यही सेटिस्फाई कर रहा है, LHS RHS दोनों सेटिस्फाई कर दिया, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, यही होगा। इसमें आप रख के देख लीजिएगा, ये नहीं होगा 4 नंबर, 3rd नंबर इसका आंसर सही है। आगे हम बढ़ते हैं 8 नंबर, हम क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूरक कोणों के एक युग्म में एक कोण दूसरे कोण का 2/3 है, छोटे कोण का समपूरक कोण ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ पे 2 टर्म यूज हुआ है, एक हुआ है पूरक कोण और एक हुआ है समपूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण होता है कि 2 कोण A प्लस B मान लेते हैं, 2 कोण है और ये दोनों कोण का जो मान होगा ना वो 90 डिग्री होगा जोड़कर। और समपूरक कोण क्या होगा कि अगर 2 कोण A डिग्री प्लस B डिग्री का है तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे ना तो वो 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये समपूरक कोण कहता है और ये वाला पूरक कोण कहता है। ठीक, तो कह रहा है, और इसको हम क्या कहेंगे, A प्लस बी को, ये युग्म हो गया, पूरक कोणों का युग्म हो गया। वही कह रहा है पूरक कोणों के एक युग्म में से एक कोण दूसरे कोण का 2/3 है। अगर A एक कोण है तो ये दूसरे कोण का 2/3 है। कौन सा, ये 2/3 B के 2/3 है, B का 2/3 A है। ठीक है, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो जब हम इस B को नीचे लाएंगे, B डिग्री को, इस B डिग्री को हम क्या करेंगे, नीचे लाएंगे, यहाँ पे डिग्री बैठा देते हैं, A डिग्री अपॉन में जब हम B डिग्री को हम इसको नीचे ला देंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा और इधर 2/3 को ऐसे ही रहने देंगे। तो A का मान कितना हो गया, A डिग्री 2 और B डिग्री कितना हो गया 5। लेकिन कह रहा है यहाँ पे A डिग्री प्लस B डिग्री 90 होना चाहिए। इन दोनों को जब हम 2 + 3 हम ऐड करेंगे तो ये हमारा 5 होगा, लेकिन 5 डिग्री ना होकर ये कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से हम 1 डिग्री का मान निकाल लेंगे, 1 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 18 डिग्री। ठीक, 18, जब हम 1 डिग्री को यहाँ पे हम रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18 दूना 36 डिग्री, ये हमारे पास हो जाएगा 18 तिया 57।
18 डिग्री। ठीक, आप चाहें तो इसमें x भी मान के आप बना सकते हैं। ठीक, यहाँ पे ये 2x और 3x कर देंगे, यहाँ पे 2x और 3x कर देंगे, यहाँ पे 5x हो जाएगा। यहाँ से x का मान जब आप निकालेंगे तो 18 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे x का मान रखेंगे तो ये 36 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे x का मान रखेंगे तो ये 54 डिग्री हो जाएगा। ऐसे भी आप बना सकते हैं। हम यहाँ पे x नहीं माने, ठीक है, यूनिट मान लिए, यूनिट से चल दिए। ठीक, तो ये हो गया। तो अब कह रहा है इतना तो हमारा हो गया 2/3। अब कह रहा है छोटे कोण का समपूरक। अब छोटा कोण कौन सा है, 36 डिग्री, और बड़ा कोण कौन सा है, 54 डिग्री। तो छोटे कोण का समपूरक, समपूरक मतलब अगर मान लेते हैं कि ए कौन सा है, ये छोटा डिग्री है, छोटा कोण है। अब समपूरक में ए का मान, जैसे अगर समपूरक का कहें तो ये ए डिग्री प्लस बी डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ए का मान हमारे पास दिया है 36 डिग्री, प्लस बी इसका समपूरक कोण होगा, और इसी को हम मान निकालना है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि छोटा तो यही है ना, तो हम यहाँ पे रख देंगे। बी डिग्री का जब मान निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस 36 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 144 डिग्री। तो हमारे पास बड़ा कोण का मान कितना आ जाएगा, 144 डिग्री, और ये छोटे कोण का समपूरक होगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन 3 नंबर सही है। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अक्षर में घूर्णन सममिति है। मतलब उसको घुमाए, अक्षर में घूर्णन सममिति है, उसको घुमाने पर वो एक दूसरे को ढक लेगा, घूर्णन सममिति, परंतु रैखिक समिति नहीं है। मतलब वो घूर्णन समिति है, उसको जब हम घुमाएंगे तो वो एक दूसरे को ढक लेगा। ठीक, लेकिन जब उसको हम बीच से काटेंगे तो उसमें रैखिक समिति नहीं है। उसमें क्या है, रैखिक समिति नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो इसको आप मोबाइल को उल्टा करके भी देख सकते हैं कि कौन सा उसके इक्वल है। जब आप मैं एम को उल्टा कीजिएगा ना तो ये डब्ल्यू हो जाएगा। क्या इसको एम और डब्ल्यू इसको ढक पाएगा, नहीं ढक पाएगा। देखिए ये वाला भाग आपको दिख रहा है। ठीक, तो ये ढकने का है, तो ये तो घूर्णन समिति ही नहीं है, इसमें रैखिक समिति ये होती है। एम में रैखिक समिति होता है। एम को अगर हम रैखिक अक्षर में ऐसे डिवाइड करें तो ये इसको इस पे रखें तो ये एक दूसरे को ढक लेगा, लेकिन ये घूर्णन समिति नहीं है। एन हम देखते हैं, एन एन को जब हम घुमाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, जब हम इसको टर्न करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। जैसे अगर एक बार इसको 90 डिग्री टर्न किए तो ये ऐसे बन जाएगा, ये क्या बनेगा, ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे बन जाएगा। और जब एक बार और इसको टर्न करेंगे तो ये ऐसे एन फिर बन जाएगा। तो और इस पे जब हम रखेंगे तो ये एक दूसरे को ढक लेगा, यानी कि एन इसका आंसर होगा। और एन में कोई रैखिक समिति किधर से भी काटेंगे तो नहीं होगा, एन में रैखिक समिति नहीं होता, इसका आंसर क्या होगा, एन होगा। ओ को देखें तो वो तो घूर्णन समिति होती है, लेकिन इसमें रैखिक समिति बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे कह रहा है कि रैखिक समितियाँ नहीं होनी चाहिए। एन में रैखिक समिति होती है, जेड में भी रैखिक समिति होती है। ये घूर्णन समिति तो ठीक है, रैखिक समिति भी होती है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 2 नंबर आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं 10 नंबर। ये बहुत, इसमें जिसको समिति पता है वो कर जाएगा। ठीक है, जो पीछे हमने 3 क्लास जो कराए थे उसमें हमने समिति के बारे में बहुत अच्छे तरह से डिस्कस किया था। ठीक, तो अगर किसी को ना समझ में आया तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें C 70 डिग्री है। हम ABC एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक, ABC एक त्रिभुज बना लेते हैं। मान लेते हैं A है, ये यहाँ पे B है, और ये यहाँ पे C है। यहाँ पे C जो है वो 70 डिग्री है, ये जो है वो 70 डिग्री है। ठीक है, कहता है यदि भुजा BC पर P कोई बिंदु इस प्रकार है कि AP इज इक्वल टू AC। यहाँ से A से एक हम बिंदु दे दिए P पर, BC पर, जिसको हम P नाम दे दिए। ठीक, इस बिंदु को, ये होगा AP। और कह रहा है कि AP, ये AP AC के इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। जब ये दोनों इक्वल होंगे तो इसके आगे जितना कोण बनेगा इसके आगे भी उतना ही कोण बनेगा। त्रिभुज में 2 साइड अगर इक्वल होंगे तो उनके आमने सामने के जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होगा। अगर ये 70 है तो ये भी कितना होगा, ये भी 70 डिग्री होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि तथा जो एंगल है, एंगल BAP, एंगल BA और P, मतलब ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल 30 डिग्री का है। ठीक, ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का है।
तो कह रहा है कि बी बराबर है एंगल बी, इस वाले एंगल को ज्ञात करना है। तो ये वाला एंगल 70 है और ये टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 180 डिग्री, देखिए कोई भी अगर एक रेखा है तो इस पे जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। और अगर हम इसको बीच से कहीं बांट दें, किसी इसके बीच से कहीं भी बांट दें, तो ये एंगल और ये एंगल मिलके कितना बना लेंगे, अगर इसको ए नाम दे, ए एंगल को इसको बी दे, तो ए और बी मिलकर कितना बना लेगा 180 डिग्री बना लेगा, क्योंकि पूरा 180 डिग्री है। तो वही यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास 70 है और ये पूरा मिला दे तो ये हमारे पास 180 है, 180 है। तो हम कह सकते हैं इसको कि अगर हम इस वाले एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ए पी और बी यही कहेंगे, प्लस 70 इज इक्वल टू 180। एक ऐसे भी बना सकते हैं, एक और मेथड हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो एंगल ए पी बी जब हम निकालेंगे तो वो ये 70 इधर जाएगा, तो इसमें इधर क्या बच जाएगा 110, यानी कि ये एंगल कितना हो जाएगा 110 डिग्री। अब कहता है कि अब त्रिभुज हम देखें, अब त्रिभुज ए बी पी में, जब ए बी पी में हम आएंगे तो ये जो 110 है और 30 है ये, और प्लस एंगल ए बी पी मिला के कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। कोई भी त्रिभुज होगा उसके अंदर के जो कोण होंगे वो उनका योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो ये मिलाकर 180 डिग्री कर दें, ठीक। ये 110 है, जब ये 180 डिग्री हो गया, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 140, और प्लस ये कितना हो जाएगा ए एंगल ए बी पी इज इक्वल टू 180। हम एंगल ए बी पी निकालेंगे तो हो जाएगा 180 माइनस 140, तो कितना हो जाएगा 40 डिग्री। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि एंगल ए बी पी, यानी कि एंगल बी बराबर है एंगल ए बी, बी बीच में आ रहा है तो एंगल बी, ये कितना हो जाएगा ये 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा 40 डिग्री। एक और इसका मेथड है कि जब ये 70 है ये 70 है तो इन तीनों का योग कितना होता है 180 डिग्री, और 70 140 ये बना लिया तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा पास 40 डिग्री हो जाएगा। जब ये 40 है ये 30 है तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल 70 डिग्री हो जाएगा। अब ये टोटल 70 हो गया, ये टोटल ये 70 है, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा, तो 70 140, अब बचा हुआ एंगल 180 में से घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 डिग्री। यही हमारे पास दोनों में जो आपके दिमाग में जो हिट कर दे मेथड, उससे हमको बना लेना है। आगे हम बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी, ये कॉन्ग्रुएंसी पे आपका क्वेश्चन दिया है, सर्वांग क्षमता, ठीक है, सर्वांग क्षमता का ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ दो त्रिभुज हैं। हम दो त्रिभुज बना लेते हैं, दो त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। कैसे भी हमको दो त्रिभुज बना लेना है। अच्छा, इसको सीधा ही बना लेते हैं, इसको भी हम क्या करते हैं सीधा ही बना लेते हैं। मिनट, इसको हम क्या, यार ड्राइंग मेरा, ठीक है। ये हो गया ए बी और सी। जब हम इसको नाम देंगे तो कहीं से किसी का भी नाम दो, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई और यहाँ पे एफ, ठीक है। अब कह रहा है कि ए बी 5 सेंटीमीटर, ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, ए सी 4 सेंटीमीटर, ए सी क्या है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे इधर आए तो इधर जब हम आएंगे तो हमारे पास क्या है, हमारे पास डी ई है, डी ई कितना है, ये डी है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या है ई एफ कितना है, ई एफ ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर, और डी एफ कितना है 5 सेंटीमीटर। तो अगर हम देखें सब में पूछा है कि ए बी सी किसके इक्वल होगा, तो त्रिभुज जब हम ए बी सी निकालेंगे, ए बी सी हम जब ज्ञात करेंगे, क्या हो गया आज, अगर हम त्रिभुज ए बी सी ज्ञात करेंगे तो ए बी सी किसके इक्वल होगा, ए बी सी किसके सर्वांशम होगा, तो जो साइड जिसके इक्वल होगा वो ऐसे ही हम इसको लिख देंगे। अगर हम 5 ए बी किसको कवर कर रहा है, तो ए बी हम देखें 5 को कवर कर रहा है, तो इधर 5 को कवर करने वाला कौन है, डी एफ है, तो इसको हम डी एफ लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ पे ए बी के बाद बी सी आया, तो बी सी किसको कवर कर रहा है 6 को, तो हम यहाँ पे अब जाएंगे किसको, डी ई को। लेकिन हम ऐसे जब आए हैं डी एफ,
तो हमको ऐसे जाना है, मतलब हम ऐसे अगर आए तो ऐसे जाएंगे, नहीं तो हम ऐसे जाएंगे। तो ऐसे तो हम जा नहीं पा रहे हैं 6 के, तो अब हम ऐसे जाएंगे, ठीक है। जो हम ये लिखे हैं इसको हम हटा देंगे। जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे हम देखें, इसको अगर हम मिटा दें तो यहाँ, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट। जब हम इसको मिटाएंगे, ठीक, जब हम इसको मिटाएंगे और हम इधर से चलेंगे, इधर से, ठीक है, तब हमारे पास क्या आएगा, एफ डी और फिर डी ई। डी ई देखिए, ये ए बी और एफ डी दोनों बराबर होगा, ये फिर से बी सी और ये डी ई बराबर होगा, और ई एफ और सी बी या फिर ए बी ए सी, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि ए बी सी किसके सर्वांग समूह होता है, ए बी सी ई एफ डी ई डी, सॉरी एफ डी ई के बराबर होगा, ठीक है। आज मेरा पता नहीं दिमाग क्या हो गया। तो हम आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर फिर क्वेश्चन त्रिभुज के ही है। ये कह रहा है कि एक त्रिभुज के आधार और संगत शीर्षलंब 5:3 के अनुपात में है। यहाँ पे अनुपात दे दिया है। जब भी आपको अनुपात मिले तो या तो आप उसे यूनिट से बना लें या फिर उसे एक्स मान लें, ठीक। इसका क्षेत्रफल इतना 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो शीर्षलंब का, ये शीर्षलंब कुछ नहीं है यार, मानो कि इसको शीर्षलंब ना मान के इसको हम लंब मान लेते हैं, कोई दिक्कत। ये शीर्षलंब कंफ्यूज करने के लिए दिया है। शीर्षलंब क्या होता है, जो शीर्ष है उसी का लंब कर देना है। वो कितनी लंबाई का है वही हमसे बोल रहा है, तो वो तो लंबाई में ही आ जाएगा। कह रहा है एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, ठीक। त्रिभुज का हम मान लेते हैं कि ये जो है आधार 5x है। आधार क्या है, 5x। इसका शीर्षलंब ये हो गया, ठीक। ये कितना है, ये 3x है। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी तो आप पूछ सकते हैं। हम x मान लिए। अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल, तो इसका जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, जब त्रिभुज का हम एरिया निकालते हैं तो क्या होता है, 1/2 इंटू आधार और गुने शीर्षलंब, या फिर हम क्या कहें, आधार गुने लंब, या फिर आधार गुने ऊंचाई, जो कहना है आप अपने टर्म में कह दें, या फिर ये हाइट भी हम उसको बोल सकते हैं। क्षेत्रफल हमारे पास कितना दिया है, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 इंटू आधार कितना दिया है, आधार कितना है हमारे पास 5x, और हमारे पास लंब कितना है 3x, ठीक। जब हम 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लेंगे तो 1/2 इंटू इसको जब हम गुना करेंगे तो 5 3 या 15 एक्स स्क्वायर। ये स्क्वायर कहाँ से आ गया, ये स्क्वायर नहीं होगा ना, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक। अब क्या कह रहा है कि, अब कह रहा है कि जब यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जब हम इसको 15x स्क्वायर, यहाँ पे 15x स्क्वायर इधर रखेंगे, 2 को इधर भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा 240, ठीक। और जब हम यहाँ से x स्क्वायर निकालेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा 240 डिवाइड बाई 15। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, डिवाइड कीजिए और देखिए ये हम कितने से 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे और हमारे पास जाएगा 225, हमारे पास बचा 15। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे क्या हो गया, 9 से डिवाइड करेंगे, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, क्या नहीं आ रहा है आंसर, ठीक तो है। 5 3 या 15 एक्स स्क्वायर, ठीक। और ये कितना है, ये हमारे पास 120 का जब हम गुना करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 240। ये भी तो ठीक है, जब हम एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे तो हमारा चला जाएगा। अच्छा, ये जो हम ले गए ना, ये हम 9 से नहीं ले जाएंगे, डायरेक्ट 9 से ले जाते, ये 25 रहता तब ना यार, 20 ये 15 है, ठीक है। जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 बार में जाएगा 240 में जब हम 15 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में ले जाएंगे 15, ये बचा 9 0 9 6 15, कितना हो जाएगा 6। यानी कि एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स बराबर कितना हो जाएगा √16, यानी कि x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, 4 यूनिट, या x का मान कितना आ गया 4। जब हम x का मान यहाँ पे रखेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 5 × 4 20 सेंटीमीटर। जब यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 4 12 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है, तो शीर्षलंब है, शीर्षलंब की लंबाई 12 सेंटीमीटर। आंसर 2 नंबर,
ठीक है, आपको आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। 13 नंबर हम क्वेश्चन लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी समलंब का क्षेत्रफल, कोई समलंब क्या है, चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज कैसे बनते हैं, समलंब चतुर्भुज थोड़ा सा तिरछा बनाते हैं क्योंकि इसमें क्या होती है, इसमें हाइट होती है। ठीक, ये हमारे हो गए समलंब चतुर्भुज। कह रहा है इसका क्षेत्रफल कितना है, 2275 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी समानांतर भुजाओं की बीच की दूरी 35 सेंटीमीटर है। ये जो बीच की दूरी है यही तो बोला है। समलंब चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि दो आमने सामने की दोनों भुजाएं क्या होंगी, समानांतर होंगी। थोड़ा सा स्केच गलत हो गया, ये दोनों समानांतर होनी चाहिए और जो साइड की दोनों भुजाएं ना ये तिर्यक होनी चाहिए। ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्र ये प्रॉपर्टी कहता है। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई दी रखी है कितना, 35 सेंटीमीटर। और समानांतर भुजाएं, यदि ये समानांतर भुजाएं 5:8 के अनुपात में है तो समानांतर भुजा में सबसे बड़ी भुजाओं की लंबाई, अगर ये जो समानांतर भुजाएं हैं एक मान लेते हैं, ये एक है जो 8 सेंटीमीटर की है, एक 5 की है मान लेते हैं। अगर हम इसको 8x मान लें, इसको 5x मान लें तो कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ पे अनुपात में दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, हम समलंब का क्षेत्रफल निकालेंगे। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग, अंदर आएगा ब्रैकेट में समानांतर भुजाओं, दोनों भुजाओं का योग। ठीक है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे और गुने में ऊंचाई, हाइट। ठीक, 1/2 क्षेत्रफल हमारे पास कितना है, 2275। ठीक, इसको हम उतार देंगे 1/2। समानांतर भुजाओं का योग कितना है, ये 8x है, ये 5x है, कितना हो गया 13x। इंटू हाइट कितनी है 35। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको इधर ही रखेंगे, 13x इंटू 35 और 2 को इधर जब भेजेंगे तो ये हो जाएगा 22, 75 इंटू में 2। ठीक, जब यहाँ से हम x निकालेंगे तो ये और ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। 2 अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास 13 और इंटू में 35। अब इसको कटिंग फटिंग कर लीजिए, जो आएगा x का मान यहाँ पे रख लीजिएगा, वही हमारे बड़ी भुजा की लंबाई हो जाएगी। जो भी बड़ा भुजा आएगा, बड़ा भुजा यही आएगा 8x, तो 8 का ये गुणनफल होना चाहिए। कौन सी संख्या 8 से कट रही है, ये तो सब कट रहा है। ठीक, तो हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा। अगर हम सॉल्व करें 7 से, अगर हम इसको काट दें 7 5 जा, इसको हम 7 से काट दें तो 7 3 जा 1, 7 2 जा 3, 7 5 जा। ठीक, फिर अब 5 से इसको काट देते हैं तो 5 5 6 जा 30, 2 और 5 2 और 5 5 जा 25। ठीक, 13 से ये 65 कट जाएगा, 5 बार में बचा क्या ऊपर, 5 इंटू 2 कितना हो गया 10। यानी कि x का मान कितना हो गया, ये x का मान है, ये 10 है। जब यहाँ पे x का मान रखेंगे तो ये हमारे पास सबसे बड़ी भुजा तो यही होगी। 8 यहाँ पे बड़ा, 5 बड़ा, तो यहाँ पे क्या होगा 80, यहाँ पे क्या होगा 80 सेंटीमीटर। और यही हमसे पूछा था सबसे बड़ी भुजा तो 80 सेंटीमीटर। ठीक, आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इस सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ये 14 नंबर क्वेश्चन है। ये बेलन से क्वेश्चन है जिसे हम सिलेंडर बोलते हैं। ठीक, तो कह रहा है कि बेलनाकार टंकी की धारिता, ये वॉल्यूम दिया है, धारिता का मतलब वॉल्यूम। ठीक, मीटर क्यूब कितना 1760/7 मीटर क्यूब। ठीक, यदि इसकी गहराई कितनी, गहराई मतलब हाइट, गहराई कितनी 3.2 मीटर, तो इसके आधार का परिमाप क्या होगा। देखिए, सबसे पहले हम बेलन का वॉल्यूम जानते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 2 पाई r² h। सॉरी, इसका वॉल्यूम निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है तो इसका वॉल्यूम होता है πr² h। 2 नहीं होगा, πr² h, ये 2 πr उसका, इसके आधार का ये परिमाप हो जाएगा 2 πr। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा πr² h। वॉल्यूम हमारे पास दिया है 70/60/7। पाई का मान यहाँ पे लीजिए, ये लीजिए पाई का मान 22/7 यहाँ पे रख दीजिए। जब दिया है तो रखने में क्या जाता है, r² हमको ज्ञात करना है, तभी तो हम इसके आधार का जब परिमाप निकालेंगे। आधार का परिमाप, एक सिलेंडर अगर हम बनाते हैं, ऐसे अगर हम सिलेंडर बनाते हैं
तो ये दोनों ही ओर गोलाकार होगा, थोड़ा सा ड्राइंग आप देख लीजिएगा, दोनों ही ओर गोलाकार होगा, ठीक है। तो जो सिलेंडर का आधार होगा, आधार यही ना होगा, तो आधार का परिमाप, ये आधार कैसा है, आधार गोलाकार है, यानी कि वृत्ताकार है, वृत्त है, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप होता है 2πr, ठीक। यही हमको यहाँ पे याद आ रहा था, 2πr। इस बेलन में ये हमारी हाइट हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये हमारी क्या होगी, हाइट होगी 35 सेंटीमीटर। अब 2πr जो दिया है, या 2πr हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, तो यहाँ पे आर की जरूरत पड़ेगी ना, तो वही आर यहाँ पे हमारे पास तो पता नहीं है। अब यहाँ पे हाइट दे रखा है, हाइट क्या है, हाइट है 3.2, ये 3.2 था, ये क्या है 3.2। इसको जब डेसिमल को हटाएंगे तो 32/10 हो जाएगा, ठीक। डेसिमल को हम हटा देते हैं। आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 को हम काट देंगे, कोई दिक्कत। यहाँ पे आर स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो 70 60 इंटू में ये 10 जाएगा उधर, तो हो जाएगा गुना, और ये जो 22 और 32 इधर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड, ठीक। अब हम देखते हैं, जो ये 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22, और 11 एकम 11, 11 66 और 160 आ जाएगा, ठीक। फिर इसको हम 2 से काट देंगे 28। अब हम इसे 8 से काटेंगे, 8 से 10 बार में, ये 2 से कट जाएगा 5 बार में, ये फिर 2 से कट जाएगा 5 बार में, आ कितना गया 25, क्या आर स्क्वायर 25, आर क्या हो जाएगा 5। अब हम इस आर को यहाँ पे ला कर रख देंगे 2πr में, 22 का पाई का मान हमारे पास लीजिए 22/7, और आर का मान हमारे पास 5। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हम इंटू करेंगे तो 5 2 जा 10, और 22 में एक 10 बैठा देंगे, 0, यानी कितना सेंटीमीटर। ये क्या है, ये परिमाप है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अच्छा मीटर में सब दिया है ना, तो ये हमारे पास क्या होगा, सेंटीमीटर नहीं आएगा, यहाँ पे ये मीटर में आ जाएगा, इतना मीटर। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, जो कि 4 नंबर है, यहाँ पे मिटक गया था, तो ये 4 नंबर है, 220/7 मीटर, ठीक। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं, और आगे अच्छा ये जो धारिता बोल रहा है ना, धारिता यानी कि इसमें कितना जल आएगा, और वही जल को हम आयतन कहते हैं। अगर एक बोतल है उसमें 1 लीटर पानी आ रहा है, तो यानी कि वो बोतल 1 लीटर पानी को रख रहा है, धारिता कर रहा है, धर रहा है, ठीक है, उसको बोले कि पकड़ रहा है, ठीक। जो बोलना है अपने लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं, मैं बोलना क्या चाहता हूँ, धारिता उसको उतना रख रहा है, और वही उसका वॉल्यूम है, जितना वॉल्यूम होता है उतना ही वो पानी पकड़ेगा, उसमें रहेगा। आगे हम बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये जो है ये माध्यक बहुलक वाला क्वेश्चन है, ठीक। ये हमारे पास कह रहा है कि x, y और z क्रमशः आंकड़ों इतना के माध्यक, बहुलक और परिसर हैं। मतलब माध्यक के लिए क्या दिया है, माध्यक के लिए x दिया है, बहुलक के लिए y और परिसर के लिए z। तो 4x + y - z का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमारे पास जो ये आंकड़े हैं, इनको हम असेंडिंग या फिर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सजा लेते हैं। सबसे अच्छा होगा हम असेंडिंग ऑर्डर में सजाएं, बढ़ते क्रम में। जब हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे मतलब सबसे छोटा पहले, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे हम सजाएंगे। तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है, सबसे छोटा 2 है, उसके बाद क्या है 3 है, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं 11 के बाद 16, ठीक, 16 के बाद 20 के बाद 23, और एक और 23, यहाँ पे 23 2 बार आया है, 1 और 2, और उसके बाद क्या आएगा 29। तो अब यहाँ पे एक बार हम क्या करते हैं, इसको रिकॉल कर लेते हैं कि कितना आंकड़े की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे हमने कितना लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, दोनों में सेम आंकड़ा है। अब हम कहता है कि यहाँ पे माध्यक क्या होगा, तो माध्यक क्या होता है, अगर ये ऑड नंबर आता तो n/2 बीच वाला संख्या इसका माध्यक हो जाता, ठीक। लेकिन यहाँ पे माध्यक, लेकिन यहाँ पे क्या है, माध्यक नहीं, यहाँ पे माध्यक निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 5 जो नंबर पे है और इधर से जो 5 नंबर पे है, इन दोनों को हम ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा क्या होगा, माध्यक होगा। यानी कि 11, अगर हम माध्यक को किसको से दिखा रहा है, x से, तो अगर हम कहें 11 + 16/2, और इन दोनों को जब हम ऐड करके 2 से डिवाइड देंगे,
तो ये हो जाएगा 27/2 यानी कि 13.5। यही हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13.5। अब कह रहा है कि बहुलक y, y क्या कहना, बहुलक क्या होता है, जो आंकड़े में सबसे ज्यादा बार आया है वही बहुलक होगा। बहुलक मतलब ज्यादा बार, 23 जो है वो 2 बार आया है, तो ये हमारा 23 क्या होगा, बहुलक होगा। ठीक। परिसर, परिसर को हमको जेड से दिखाया है, तो जेड बराबर, परिसर क्या होता है, उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान, यानी कि इसमें जो हाईएस्ट है उसमें उसका और जो सबसे लोएस्ट है उसका, इन दोनों का अंतर, यानी कि 29 और -2 करेंगे तो 27, और यही 27 हमारे पास क्या है, परिसर है, जो कि जेड का मान है। अब एक्स वाई जेड का हमारे पास मान मिल गया। इन तीनों को हम 4x + y - जेड में हम रख के देखेंगे, 4x + y - जेड। जब हम इसमें एक्स वाई जेड का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 13.5। वाई का मान कितना है, वाई का मान 23, और जेड का मान कितना है, जेड का मान हमारे पास 27 है। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। जब गुना करेंगे तो ये 20 पॉइंट, ये हो जाएगा 52 और 2 54। ठीक, प्लस इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30 या 250। ये तो दशमलव के बाद अगर जीरो है तो इसका कोई मान नहीं, ये हट जाएगा सब। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 50 और 54। यहाँ पे कुछ, अच्छा यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे माइनस है, ये तो माइनस है, यहाँ पे जुटेगा थोड़ी, माइनस है। ठीक, ये माइनस दिया है, यहाँ पे ध्यान नहीं दिए, माइनस है, +23 और -27। ठीक, तो ये प्लस में है, ये प्लस में, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 437 और 527, 77 - 27 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50। यहाँ पे जब घटाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 50। और यही पूछा था कि इनका मान क्या होगा, तो इनका मान क्या होगा, 50, आंसर 50। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, 15 क्वेश्चन का फुल डिस्कशन हो गया, और हम मिलते हैं अपने नए सेशन में जिसमें और 15 क्वेश्चन रहेंगे उसमें। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।